फिनिश करते हैं। उल्टा पकड़ दी। सदर मोहतरम सोशल साइंसेज और ह्यूमैनिटीज की डीन साहबा, असातिज़ा किराम, तलबा और तालिबात, अक्सर उर्दू के तालिब इल्म यहाँ मौजूद हैं। उर्दू डिपार्टमेंट की तरफ से ये जलसा है। उर्दू पर एक आम इल्ज़ाम है कि ये ज़बान शायरी की ज़बान है, मगर हमारी ज़बान के सबसे बड़े नस्र नगार, सबसे बड़े अफसाना नगार और नावल नगार के बारे में आज की ये तकरीब है। मगर आप खुद देख रहे होंगे कि हमारे अजीज़ नाज़िम मोहतरम अनाउंसर साहब सिर्फ शायरी की ज़बान में गुफ्तगू कर रहे हैं। तो जब नस्र नगार के बारे में गुफ्तगू और शायरी में हो तो अंदाज़ा कर सकते हैं कि उस ज़बान पर शायरी का क्या असर होगा। शायरी का एक सोशल स्पेस भी है। हम जानते हैं कि वह लोग जो सेलिब्रिटी हैं वो उर्दू के क्लासेस करते हैं, उर्दू के अशार उर्दू जानने वालों से लिखाते हैं और उसकी प्रैक्टिस करते हैं। और जो समाजी ज़िंदगी होती है, हमें कहीं कहीं जाना होता है, जो मोतबर लोग हैं उन्हें लोगों के सामने अपनी बातें रखनी होती हैं, तो उस शायरी का सहारा लेकर अपनी बात को ज़्यादा असर से कह सकते हैं। और इसमें किसी सब्जेक्ट की कोई कैद नहीं है। उर्दू शायरी चाहे हिंदी का लिखने वाला हो और अंग्रेज़ी का बोलने वाला हो, किसी सोशल साइंस का टीचर हो, कोई भी उसके लिए कोई तखसीस नहीं है। ये उर्दू का एक बड़ा फ़ायदा है और इसीलिए इस हॉल में इतने लोग जमा हैं। प्रेमचंद के बारे में ये गुफ्तगू का एक ख़ास मौका इसलिए भी आया कि जब प्रेमचंद 31 जुलाई को पैदा हुए थे, एक अभी एक ट्रेडिशन बनता जा रहा है कि 31 जुलाई ही नहीं बल्कि 31 जुलाई को प्रेमचंद की अहमियत इतनी है कि एक दिन में कितने प्रोग्राम हो सके। एक शहर में 10-10 प्रोग्राम हो जाते हैं, तो लोगों ने तरकीब निकाली कि पूरा पखवाड़ा मनाते हैं, 15 दिनों तक तकरीबात होती रहती हैं। तो इसी वजह से अगर ये 10 अगस्त है तो आप ये याद रखिए कि प्रेमचंद की तकरीबात का सिलसिला है। हम जो उर्दू हिंदी पढ़ते हैं उनके लिए भी एक ख़ास ये सीज़न होता है कि हमें बार बार प्रेमचंद पर इस दौरान बोलना होता है, कुछ लिखना होता है और प्रेमचंद को समझने के लिए कोई ना कोई नया ज़ाविया तलाश करने की कोशिश की जाती है। आज जो गुफ्तगू होगी प्रेमचंद की असली मानवीयत, प्रेमचंद का जो कंटेम्प्रेरी रेलेवेंस है, आज के ज़माने में प्रेमचंद किस तरह से प्रासंगिक हैं, मोतबर हैं और प्रेमचंद की आज हमें क्या ज़रूरत है, इस पर हम लोग गुफ्तगू करेंगे। प्रेमचंद एक ऐसे लिखने वाले हैं, आप जानते हैं कि प्रेमचंद को कुदरत ने ज़्यादा उम्र नहीं दी। जो शख्स 1880 में पैदा हुआ हो और 1936 में रुखसत हो जाए तो 56 बरस की उम्र बहुत मामूली उम्र होती है। 56 बरस में किसी को आप सीनियर राइटर भी आज नहीं कहते हैं। आज ये एक एवरेज एज है और दुनिया की जब हिंदुस्तान में ही आप 68 साल से ऊपर के एवरेज जब एज है तो उस हिसाब से तो प्रेमचंद अधेड़ होने से पहले ही उनकी वफात होगी। उनकी ज़िंदगी के बारे में जब आप जानना चाहते हैं तो देखिएगा कि प्रेमचंद की ज़िंदगी आसान नहीं थी। जिसे कहते हैं कि सीधी राह पे चल रहे हो। हम पैदा होते हैं, स्कूल कॉलेज गए और वहाँ से किसी मुलाजमत में चले गए। प्रेमचंद की इतनी आसान ज़िंदगी नहीं थी, मुश्किलों भरी ज़िंदगी थी। एक आदमी जो पोस्ट ऑफिस में क्लर्क हो, उसका बेटा आखिर
इतनी आसानी से उस ज़माने में तरक्की के रास्ते को नहीं अपना सकता था। इसलिए बड़ी मुश्किलों से जो आदमी मैट्रिक पास करने के बाद रोज़गार के ज़राए ढूंढने लगता है, ट्यूशन पढ़ाने लगता है और फिर इंटरमीडिएट में पहुँचते पहुँचते उसे स्कूल में टीचर की नौकरी करनी पड़ती है। फिर प्राइवेट से, ये सारे तालीम का सिलसिला प्राइवेट से चलता है और प्राइवेट से चलता है तो धीरे धीरे वो तरक्की एक दिन में नहीं मिलती है। पहले स्कूल के उस्ताद होते हैं, फिर स्कूल के इंस्पेक्टर होते हैं। इस दौरान प्रेमचंद की जो ज़िंदगी है, 1880 में जो आदमी पैदा हुआ है, तो आपको ये भी याद होना चाहिए 1900 जब प्रेमचंद 1880 के बाद वह 5 बरस के बाद आप देखिए कि हिंदुस्तान में तहरीक आज़ादी के लिए बड़ी मुनज़्ज़म तरीके से इंडियन नेशनल कांग्रेस की बुनियाद पड़ती है और रफ्तार पकड़ने लगती है। प्रेमचंद उसको बहुत खामोश तमाशाई शुरू में देख रहे हैं, चीज़ों को समझने की कोशिश कर रहे हैं। सिर्फ ये ना समझिए कि गांधी के आने के बाद प्रेमचंद ने नेशनल मूवमेंट को समझना शुरू किया, बल्कि उससे पहले ही आखिर जब उनकी कहानी पर गुफ्तगू हम करते हैं, दुनिया का सबसे अनमोल रत्न कहानी को आप सामने रखिए जो 1908 में सोज़े वतन में पहली बार छपी। 1908 में हिंदुस्तानी समाज में आसानी से आप अगर उस वक्त के अखबारात देखिए, हमारे जो सोशल साइंटिस्ट हैं उनका तज्जिया देखिए, तो ये आप आसानी से नहीं कह सकते हैं कि हमारे दिमाग में ये बात थी कि हमें आज़ादी मिल जाएगी। आज़ादी का एक ख्वाब था। अभी इंडियन नेशनल कांग्रेस भी ये डिमांड नहीं कर रही थी कि हमें आज़ादी मिल जानी चाहिए, मुकम्मल आज़ादी चाहिए। ये बहुत बाद का किस्सा है। बल्कि हम जब इंडियन नेशनल कांग्रेस कायम हुई थी तो उसमें तो अच्छे खासे अंग्रेज भी शामिल थे और एक इंडियन एसोसिएशन था जिसको हिंदुस्तानियों के मसाइल पे गुफ्तगू करनी थी, नई तालीम के जो तकाजे थे उस पर गुफ्तगू करनी थी। उसका कोई काम ऐसा नहीं था जिसे आप कह दें कि जिससे आज़ादी वो चाहते थे और इस देश को लिबरेट कराना चाहते थे, ऐसा पहले दिन उनका तसव्वुर नहीं था। 1907 में 1906 में मुस्लिम लीग कायम होती है। मुस्लिम लीग को भी के दिमाग में भी ये बात नहीं है कि हमें आज़ादी मिल जानी चाहिए और अंग्रेज़ों को इस मुल्क को छोड़कर चला जाना चाहिए। बहुत नपे तुले अंदाज में हमारे गौर फिक्र करने का भी अंदाज चल रहा था। लेकिन 1907 में प्रेमचंद एक ऐसी कहानी लिखते हैं जो अक्सर 1908 में वो कहानी छपती है। तो दुनिया का सबसे अनमोल रत्न आखिर ये कहानी कोई कैसे लिख देगा। जिन लोगों ने, हम समझते हैं कि इस हॉल में बैठे हुए कुछ लोग जरूर होंगे जो ऐसे खुशनसीब होंगे जिन्होंने ये कहानी पढ़ी होगी। दुनिया का सबसे अनमोल रत्न एक ऐसी कहानी है जिसमें प्रेमचंद का अपनी मातृभूमि के बारे में, मादरे वतन के बारे में उनका तसव्वुर उभरता है। जब जो शहजादी है उसके सामने एक सवाल है कि हमको अपना वर कैसा चाहिए, अपना दूल्हा कैसा चाहिए, हस्बैंड कैसा चाहिए। उसने शर्त रख दी है कि जो मेरे लिए दुनिया का सबसे अनमोल रत्न लाएगा उसी से मैं शादी करूंगी। पुराने दौर में आप जानते हैं कि ऐसे शादी होती थी, स्वयंवर एक इस्तिलाह हमारे पास मौजूद है, वही वहाँ कैफियत है। अब वो उस शहजादी का जो ये ऐलान है, लोग दावेदार मैदान में आते हैं, अलग अलग रजवाड़ों से लोग आते हैं और अपनी बिसात भर जो सबसे कीमती चीज़ हो सकती है तो वो शहजादी के सामने पेश करते हैं और शहजादी उससे इनकार कर देती है। लेकिन एक मरहला आता है कि एक शख्स आता है और उसने अपने हाथ में कुछ चीज़ ला के दिखाना चाहा। शहजादी ने पूछा कि ये क्या है, तो शहजादी ने बताया कि अपने देश के लिए दूसरे लोगों से लड़ते हुए, अपने देश की अस्मिता के लिए लड़ते हुए
एक ऐसे सिपाही के जिस्म से निकला हुआ खून का आखिरी कतरा है कि उसके बाद वो जीवित नहीं बचा। शहजादी ने कहा कि हाँ, ये दुनिया का सबसे अनमोल रत्न है। 1907 में इस समाज में कोई ऐसा आदमी नहीं नजर आता है, साथ में तो भगत सिंह पैदा होते हैं। तो 1907 में प्रेमचंद ये बात समझते हैं कि दुनिया का सबसे अनमोल रत्न जो है तो वह अपने देश के लिए शहीद होने वाले के जिस्म से निकला हुआ खून का आखिरी कतरा है। यह जो राष्ट्रवाद है, एक नए अंदाज का राष्ट्रवाद है जो अभी हमारा राष्ट्रीय आंदोलन जिसको नहीं समझ सका है, या कुछ लोग समझ रहे हैं तो अभी बोलने की स्थिति में नहीं है, वो साफ साफ ये बात नहीं कर रहे हैं। तो जिस आदमी की जो पहली कहानी या आरंभिक 5 कहानियों में से एक कहानी में इतनी स्पष्टता हो, इतनी सफाई हो और जिसके का जहन इतना वाज़े हो, आप उसकी तरक्की का अंदाजा कर सकते हैं। मैं सबसे पहले प्रेमचंद की जो इब्तदाई कहानी एक हम लोग बहस करते हैं, जो हिंदी के असातिज़ा यहाँ मौजूद होंगे तलबा, वो भी इस बहस में शरीक होते हैं कि प्रेमचंद की पहली कहानी कौन सी है। हमेशा किसी भी सब्जेक्ट में हम जब जाते हैं तो उसके किसी राइटर के बारे में जानते हैं तो उसकी फर्स्ट राइटिंग के बारे में जानना पड़ता है। प्रेमचंद हमारे जो भाई सबसे बड़े कहानीकार हैं, तो उनकी पहली कहानी के बारे में बहस होती है। प्रेमचंद ने 10 जगह ये लिखा कि मेरी पहली कहानी दुनिया का सबसे अनमोल रत्न है और जो 1907 में ज़माना में छपी। ये बार बार प्रेमचंद लिखते हैं। जो रिसर्चर हैं जिनको इन चीज़ों की पड़ताल करने की आदत होती है, तो उन लोगों ने देखा कि ज़माना में 1907 में प्रेमचंद के लेख छपे हैं, उपन्यास का अंश छपा है, लेकिन कोई कहानी नहीं छपी। ज़माना के जो 12 अंक हैं जनवरी से दिसंबर तक, उसमें कहीं कोई कहानी नहीं छपी प्रेमचंद की। तो 1907 ये भूलवश प्रेमचंद बार बार कहते रहे, उन्हें भी याद न रह सका। हमेशा होता है कि जब आरंभिक चीज़ों को हम आप सब याद करने लगते हैं तो कुछ बातें भूल जाते हैं और गलती से तारीख इधर से उधर हो जाती है। हम सब के डेट ऑफ बर्थ का हाल इसी तरह से होता है। कई लोग इंस्टीट्यूशन में अलग जन्मदिन मनाते हैं, अपने घरों में अलग मनाते हैं, समाज में अलग मनाते हैं। तो ये एक हमारे समाज में एक केयरलेसनेस है और हम लोग अलग अलग कारणों से ऐसा करते हैं। तो प्रेमचंद भी भूल गए थे। जब 1908 में की फाइल देखी जाती है ज़माना पत्रिका की, तो उसमें अप्रैल में पहली बार उनकी एक कहानी छपती है और इश्क़ दुनिया और रुपये वगैरह। प्रेमचंद की पहली कहानी जो प्रकाशित हुई है, छपी है, वो यही। उसके बाद सोज़े वतन जून 1908 में छप जाती है। उस सोज़े वतन की 5 कहानियों में एक कहानी दुनिया का सबसे अनमोल रत्न है। तो ज़्यादा से ज़्यादा हम उसको 7 से पीछे और ले जा सकते हैं और 8 कर सकते हैं। 8 जून में वो कहानी छप गई और लिखी गई थी, इसलिए छपी। तो जो आदमी 1908 में इतनी क्लैरिटी से अपनी बातें कहता हो, 8 के बाद 12 बरस सिर्फ आप देख लीजिए, 1920 में प्रेमचंद अपनी सरकारी सेवा से अपने को अलग करते हैं। महात्मा गांधी ने ये असहयोग आंदोलन में यह आह्वान किया था, देशभर को कहा था कि अंग्रेज़ों के कपड़े छोड़ो, अंग्रेज़ों की नौकरियां छोड़ो। प्रेमचंद को भी लगा कि ये अब वक्त आ गया कि हमें इसे छोड़ देना चाहिए और 1920 में उन्होंने नौकरी छोड़ दी और स्वतंत्र लेखन की तरफ, आज़ाद तसनीफ़ व तालीफ की तरफ वो आए। जिन लोगों ने को मौका मिला है, मुझे मौका मिला है कि प्रेमचंद ने अपने जीवन काल में जो घर बनाया, अब तो वो रिनोवेट होकर बदल गया है, लेकिन जो पहले घर था वह घर ये बता रहा है कि कमज़ोर माली हालत के आदमी का घर नहीं। जबकि प्रेमचंद को कुछ भी तरका में, विरासत में कुछ नहीं मिला था। प्रेमचंद ने अपनी कहानियों से, अपने उपन्यासों से, उपन्यास की जो किस्में छपती थी
तो उस जमाने में 1915 में 14 में उस जमाने में भी वह 50 रुपए से कम में अपने एक नावल की किस्त नहीं देते थे। और आम तौर से अगर पूरा उपन्यास को छापना चाहता है तो एक एडिशन के लिए 800-700 रुपए वो लेते थे। तो लिखा भी है कि मैंने साहित्य से बहुत कमाया और पत्रकारिता से कमाया। आखिर में जब उन्होंने जागरण निकाला, हंस निकाला, तो इनसे बड़ा घाटा हुआ। तो अच्छा खासा और ये स्वतंत्र लेखन से उन्होंने कमाया और अपना जीवन यापन किया। अपने बच्चों को, 2 बेटे थे, दोनों को बहुत ही अच्छी तालीम उस जमाने में दे सकते थे, वह उन्होंने दी। तो इस तरह से कहानियों में वो धीरे धीरे जैसे बात उन्हें समझ में आने लगी और वो कहानियाँ उसी तरह से लिखने लगे। क्लैरिटी थी तो कोई कभी भी कंफ्यूजन नहीं हुआ उनको कि कौन सी बात हमें कहनी है, कौन सी नहीं कहनी है। हम आज भी दुविधा में रहते हैं, तजब्जुब में पड़े रहते हैं कि इस मोड़ पर कौन सा ऐसी बात कहें, कहीं ऐसा तो नहीं है कि मेरी इस बात से तो सामने वाला बिखर जाएगा, सामने वाले को बुरा लगेगा। अब प्रेमचंद की थोड़ा सा विषय वस्तु को देखिए, आखिर उन्हें ठाकुर का कुआं लिखने की जरूरत क्यों पड़ी। आज के समाज में कई बार परेशानी पैदा होती है। अगर ठाकुर का कुआं का मंतव्य सामने रखिए तो समाज में उथल पुथल होने लगती है। लेकिन आज से 70 बरस से पहले प्रेमचंद की मौत हुई थी और उससे 4 बरस 5 बरस पहले ये कहानी आई थी। तो ठाकुर का कुआं आखिर उन्होंने कैसे लिखा। उसी तरह से जब आप देखिएगा कि ईदगाह कहानी, आखिर ईदगाह कहानी लिखने के लिए प्रेमचंद क्या जो एक कायस्थ परिवार में पैदा होकर जो आदमी आया था वो लिख सकता था, या वो हिंदुस्तान की रूह को, आत्मा को जो समझता है वह ये कहानी लिख सकता था। वो एक और याद रखिए कि अगर ईदगाह को हम लोग आम तौर से जो होता है कि एक बार उसका पाठ करते हैं तो हमें ये लगता है कि ईदगाह एक बच्चा है, टूअर बच्चा है, माता पिता दोनों नहीं हैं, और वो घर से निकलता है, ईदगाह तक जाता है, मेले में कुछ सामान खरीदना होता है, थोड़े से पैसे हैं और मेले से लौटता है। इसमें कहानी खत्म हो जाती है। कभी कभी लगता है कि बड़ी बाल मनोविज्ञान की कहानी है, कभी मासूम जज्बों की कहानी है। लेकिन अगर प्रेमचंद जब ये देखिएगा कि ये कब कहानी लिखी गई तो मालूम होता है कि ये प्रेमचंद 53 बरस की उम्र में ये कहानी लिख रहे हैं। 53 बरस की उम्र के आदमी को ये बच्चों की कहानी लिखने की क्या पड़ी थी। प्रेमचंद ने अलग से बच्चों के लिए कई कहानियां लिखी, नाटक लिखे। आखिर ये क्यों लिख रहे हैं? तो जब उस कहानी को आप दोबारा पढ़ेंगे, ध्यान पूर्वक पढ़ेंगे, तो आपको समझ में आएगा कि जो जाने का वर्णन है, सबसे लंबा वर्णन ईदगाह में जाने है और लगभग 60% कहानी उसी में बीतती है। और जाने में हामिद को कोई पूछने वाला नहीं है, सब उपहास उड़ा रहे हैं, कोई सहयोगी उसका नहीं। और इस तरह से बिल्कुल वो जिस समाज से आता है, जो उसकी आर्थिक स्थिति है, उसके हिसाब से हामिद का एक पोर्ट्रेल बना। और वो नमाज खत्म होती है, फिर अब जिसके पास, हामिद के पास 6 पैसे हैं, उसकी दादी ने उसको दिए, उसमें खर्च करना है, उसको एक बजटिंग करनी है। हामिद ने अपने दिमाग से उसकी उम्र ऐसी है कि वो बजटिंग नहीं करना चाहिए। उसमें 2 बार उसकी उम्र का जिक्र है, तो एक बार 7-8 बरस लिखा है, एक जगह 8-9 बरस लिखा है। हमने मान लिया कि 9 नहीं 10 ही बरस का बच्चा है। तो 10 बरस के बच्चे से हम क्या उम्मीद करते हैं कि वो घर का बजट बनाए, या जो उसके पास पैसे हों उसमें कौन 4 चीज़ें ले और 4 चीज़ें नहीं ले, ये तय करे। ये 10 बरस की उम्र में हम बच्चों पर ये बोझ नहीं डालते हैं, समाज भी नहीं डालता है, ये उसके माता पिता तक या जो उसको का पालन पोषण करता है उसके लिए सीमित है। लेकिन प्रेमचंद ने उस
कैरेक्टर को दिखाया, उस चरित्र को, कि जैसे ही वो अपने तौर पर तय करता है कि मुझे क्या लेना है, उसके सब साथी वहाँ मौजूद हैं, मिठाइयाँ खरीद रहे हैं, कोई खिलौना खरीद रहा है, कोई झूला झूल रहा है, जो पैसे हैं अपने खर्च कर रहे हैं। हामिद को भी लुभाते हैं और उसको चाहते हैं कि उसमें शरीक हो, लेकिन हामिद मार्केट में सामान देखता है, पसंद करता है, उसकी ललचाया हुआ भी है, उसको मिठाइयाँ भी अच्छी लगती हैं, खाने की भी ख्वाहिश है, झूला पे झूलने की भी ख्वाहिश है, लेकिन इन सब कामों को छोड़कर उसने चिमटा खरीदा। चिमटा खरीदने का एक मकसद था कि उसकी दादी के हाथ रोटी पकाने में जल जाते हैं, तो वो सहयोग, उस चिमटा रहने से उसके हाथ नहीं जलेंगे। सवाल पहला यह है कि क्या ये बच्चे की जिम्मेदारी थी? प्रेमचंद ने जो उसके कांधे पे ये जिम्मेदारी डाली कि बच्चा, एक अबोध बालक, अपनी दादी को के सहयोग के लिए अपने खेलने खाने के पैसे को खर्च करे, लेकिन प्रेमचंद ने ये जिम्मेदारी उसको दी। और जिम्मेदारी देते हैं तो प्रेमचंद के पास एकदम एक स्पष्ट विचार है। आप देखिए कि कहानी, अब ये बच्चे जब लौटते हैं ईदगाह से, आपने पढ़ी है इसलिए आपको बड़ी आसानी से समझ में आएगा कि जाने के क्रम में वो हामिद के थोड़े से मुश्किल से 4-5 वाक्य निकलते हैं, लेकिन जब वो लौटता है तो सबसे वाचाल वही है, सबसे बढ़ चढ़ कर बोलने वाला वही है। कोई खिलौना दिखा रहा है तो कहा कि ये तो मिट्टी का खिलौना है, इससे तोड़ देंगे, लाओ तोड़ देते हैं। और लौटते लौटते ये हालत हो जाती है कि लोग उसको छूना चाहते हैं, उसके खिलौने को देखना चाहते हैं। वह लोग जो उसको शुरू में नहीं पसंद कर रहे थे, वो अपना खिलौना देते हैं कि लो ये भी देख लो। तो ये क्या है, जिसको आज हम लोग बहुत आसानी से, हमारे ज़माने में एक इस्तिलाह है, टर्म है कि हम कहते हैं सशक्तिकरण। आखिर किसी बच्चे को, किसी अबोध बालक को, किसी ऐसे आदमी को जिसके माता पिता नहीं हो, आर्थिक तौर पर लाचार व्यक्ति को में इतनी शक्ति प्रेमचंद डाल देते हैं कि वह लौटते हुए, वो एक चिमटा आता है और उसके बाद उसकी हैसियत बदल जाती है और वो सब पर भारी पड़ने लगता है, सारे बच्चों पर भारी पड़ने लगता है। तब ये समझ में आता है कि प्रेमचंद उस विष्णु समाज को, उस मुस्तकबिल को, उस उभरने वाले समाज को देख रहे थे, जिसमें मामूली आदमी, आम आदमी, जिसका कुछ नहीं है, कोई राय साहब का बेटा नहीं है, कोई खान बहादुर का बेटा नहीं है, एक मामूली आदमी है, लेकिन वह समाज का नेतृत्व करता हो सकता है, समाज को वह क़यादत दे सकता है। यह प्रेमचंद ने दिखाया। अभी बताइए कि कैसी स्पष्टवादिता थी, कैसी जहन की सफाई थी प्रेमचंद में, कि वो हामिद को ऐसी जिम्मेदारी में पेश करते हैं और इस तरह से कि वो आगे बढ़े। तो ये ईदगाह को सिर्फ अगर आप एक बाल मनोविज्ञान की कहानी समझिएगा तो आपको दिक्कत होगी। आप उसको समझिए कि उभरते हुए समाज में जो सशक्तिकरण का नया ध्रुव कायम होगा, जो नए लोग आगे बढ़ेंगे और बेनाम चेहरे आगे बढ़ेंगे, जो बेआवाज लोग हैं उनकी आवाज सुनी जाएगी और वह समाज को नेतृत्व देंगे, उसकी कहानी है। और इसलिए प्रेमचंद ने वो कहानी लिखी और हामिद पर इतना भरोसा किया। वो कोई और, उसमें कम से कम 7-8 कैरेक्टर हैं छोटे बड़े, किसी को भी वो आगे ले जा सकते थे, लेकिन उन्होंने चुना जिसके माता नहीं है, जिसके बाप नहीं है और जिसकी दादी है वो इतनी सबल नहीं है कि उसके भरण पोषण ठीक से हो सके, बड़ी मुश्किल से उसको खिला पिला रही है। पढ़ने में भी कोई वैसा नहीं, आउटस्टैंडिंग नहीं है, लेकिन वही नेतृत्वकर्ता बनेगा, यह प्रेमचंद सिखा रहे हैं। यह राष्ट्रीय आंदोलन का वह सबक है। ये राष्ट्रीय आंदोलन एक तरफ चल रहा है, गांधी हमारे लीडर हो चुके हैं और सबसे बड़े लीडर के तौर पर हम उसको गांधी को देखने लगे हैं। तो